देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस 2022 में आने की संभावना बन रही है और आगामी सुपर टेट परीक्षा के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेखपाल भर्ती के लिए आप आवेदन कर चुके हैं, तब ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के अब तक इसके 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो छवों का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो रोज़ कंप्लीट करिए। और देखिए, अभी ये जो सीरीज है, मुझे पता है कि अभी जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा, आप लोग रेगुलर बहुत अधिक स्टडी पर फोकस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अभी 10 से 15 प्रश्न रहेंगे, लेकिन इन्हें डेली का डेली आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आप स्वयं समझ रहे हैं कि अगर पर डे आप 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो 30 दिनों में कुल मिला के 300 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसका फर्क आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो नियमित प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। और पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर शासकों के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो विजयनगर शासकों के समय आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री थे उनके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है कि कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। तो यात्री और शासक अब्दुल रज्जाक के बारे में कहा जा रहा है, देवराय द्वितीय, नुनीज कृष्णदेव राय, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय प्रथम और निकोलो कोंटी देवराय प्रथम। तो यहाँ पर जो युग्म गलत है वो आपको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि नुनीज जो था ना, नुनीज, यह अच्युत राय, तो नाम याद रखिएगा, ये जो था ये अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बाकी के जो विकल्प हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में किस चिश्ती संत को, कौन सा चिश्ती संत है जिसे शेख उल हिंद की संज्ञा से विभूषित किया गया था। तो इसका आंसर बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। जी हाँ, शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। तो शेख सलीम चिश्ती बहुत वर्षों तक अरब में रहे, वहाँ उनको शेख उल हिंद कहा जाता है, क्योंकि ये रहते कहाँ पर थे, ये अरब में रहते थे, हिंदुस्तान से संबंधित थे, तो इसीलिए इनको शेख उल हिंद की संज्ञा दी गई थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। जो अष्ट दिग्गज थे, अब ये प्रश्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान भी है। जो कृष्णदेव राय थे उनके दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे वो कौन थे। तो सही इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। 8 तेलुगु कवि थे कृष्णदेव राय, इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, कृष्णदेव राय का एक नाम और भी है, आंध्र भोज। ये नाम किसका है, कृष्णदेव राय का नाम है, आंध्र भोज। तो उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है और उनके दरबार को तेलुगु भाषा के 8 महान कवि, विद्वान और कवि थे ये, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ये इनको सुशोभित करते थे, ठीक है। और इनमें पोद्दाना एक कवि थे, इनका नाम क्या था, पोद्दाना। कहीं कहीं में ये नाम आपको पेद्दाना लिखा हुआ भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये किसके शिष्य थे बताइए। 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने, किसके शिष्य थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये शेख फरीद के शिष्य थे। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। निज़ामुद्दीन औलिया को एक नाम और भी है उनका, तो क्या नाम है, इनको जो है महबूब ए इलाही कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको भी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन, चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन प्रमुख कर थे। चौथ और सरदेशमुखी ये मराठा काल के प्रमुख कर थे। दूसरा विकल्प है सरदेशमुखी आय का 10% था, यानी कि कुल आय का 10वां अंश 1/10। चौथ विजित राज्यों के जो राज्य जीते जाते थे उन राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। चौथा कथन है कि शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के अस्थाई बंदोबस्त की भांति थी। तो सही जवाब क्या है इसमें, गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन है ऑप्शन डी, बाकी सब यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखना।
और शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी, न कि अस्थायी बंदोबस्त पर। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसी पर ये आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था का जो मलिक अंबर का प्रभाव था, शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी उस पर मलिक अंबर का प्रभाव देखा जाता है, मलिक अंबर। तो ये भी याद रखना। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले स्वायत्त राज्य अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब शहादत खान और बुरहान मुल्क होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में शहादत खान और बुरहान मुल्क ने की थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले प्रमुख स्वायत्त राज्यों में अवध, मैसूर, पंजाब, हैदराबाद, रुहेलखंड और जो राजपूताना राज्य थे, कर्नाटक, ऐसे राज्य थे। और अवध का जो अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था उसका नाम आप जानते होंगे, वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था? 1856 में। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए हैं? ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के कितने चरण बताए गए हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा? तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 3 चरण। तो कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के 3 चरण बताए हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः जो है 3 चरणों से गुजरा था। तो पहला चरण जो था वो क्या था? वाणिज्यिक चरण इसे कहा जाता है, यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो वाणिज्यिक तरीके से हुई और ये समय माना जाता है 1757 से लेकर 1813 तक। दूसरा चरण था औद्योगिक मुक्त व्यापार, ठीक है। फिर जब यहाँ पर वो लोग अपना पैर जमा लिए तब औद्योगिक मुक्त व्यापार करने लगे वो लोग, आप जानते हैं इसके बारे में। ये चरण रहा 1813 से लेकर 1858 तक। फिर आ गया वित्तीय पूंजीवाद। फिर मुख्य रूप से ये हो गया कि अब केवल पूंजी ही बनाना है, वित्तीय पूंजीवाद। तो ये 1860 के बाद से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के प्रति व्यक्ति के अनुमान से नहीं जुड़ा है? भारत का जो प्रति व्यक्ति आय के अनुमान से कौन इसमें से नहीं जुड़ा है? सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास तो लिखा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के बारे में उन्होंने कोई धारणा व्यक्त नहीं किया। रजनी पामदत्त की प्रसिद्ध किताब इंडिया टुडे है। इनकी एक किताब है रजनी पामदत्त की, याद रखिएगा किताब का नाम इंडिया टुडे है। ये मैगजीन नहीं, एक किताब है, ठीक है। रजनी पामदत्त की जो किताब उसका नाम क्या है? इंडिया टुडे, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के उपनिवेशवाद के 3 चरणों को आधार बनाया है, वाणिज्यीकरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद को। भारत में प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक और सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और उनके अनुसार यह आय 1867 में कितनी थी? 20 रुपये थी, ठीक है, 20 रुपये। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर VKRV राव ने किया था, जिनके अनुसार 1931-32 के समय जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? 62 रुपये थी। कौन सुमेलित नहीं है? अब बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदिया आंदोलन मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी और लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न है यहाँ पर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अहमदिया आंदोलन मिर्जा मुस्तफ़ा अहमद नहीं, बल्कि यहाँ पर अहमदिया आंदोलन जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1889 में हुई थी, ये भी याद रखना। और इसका सही जवाब है मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा मुस्तफ़ा की जगह इनका नाम मिर्जा गुलाम अहमद था, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में बौद्धिक विकास करना तथा कुछ धार्मिक नियमों के उदार करने से था। तो देवबंद आंदोलन का संबंध मोहम्मद कासिम ननौतवी से और लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध जो है
ये खान अब्दुल गफ्फार खान से था। यदि उनमें यानी कि विद्रोहियों में, बात यहाँ पर हो रही है 1857 के विद्रोह के बारे में, कहा जा रहा है कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह स्टेटमेंट किसका है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो सही जवाब है, इसको कहा गया है जॉन लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है कि यदि उनमें एक भी योग्य रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो फ्रेंड्स, ये है डेली टॉप 10 MCQs जो कि जनरल स्टडीज से संबंधित है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, तो सोने से पहले इसे कंप्लीट करके ही सोया करें। थैंक यू सो मच।